हेलो फ्रेंड्स। तो ऑनलाइन लेक्चर के इस क्रम में हम बात करेंगे आंतरिक अपवाह में बची हुई शेष नदियों की। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी आंतरिक अपवाह में 3 नदियों की, जिसमें घग्गर नदी की बात की थी, कांतली नदी की बात की थी और काकनी नदी की बात की थी। तो आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगली आंतरिक अपवाह की नदी की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है बाणगंगा नदी का। तो शुरू करते हैं बाणगंगा नदी से। अब तक जो हमने घग्गर के बारे में देखा था, तो घग्गर ने उत्तर दिशा से प्रवेश किया था और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी थी, जिसमें कांतली नदी पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी थी। और बाणगंगा नदी की खास बात यह है कि ये शुरुआत में, प्रारंभ में, प्राचीन समय में ये आंतरिक अपवाह की नदी नहीं थी। ये तो भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण इस कैटेगरी में इसको हम रखते हैं। तो बाणगंगा नदी से पहले इसके बारे में हम बात कर लें कि इसे अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी तो हम सब जानते ही हैं कि आंतरिक अपवाह के क्षेत्र की सारी नदियाँ रुंडित नदी है, पर इस केस में हमें क्लियरली दिखाई देता है, इसलिए इसको सिर्फ रुंडित नदी की कैटेगरी में विशेष नाम दिया गया है। तो ये हैं इसके उपनाम। अब इसके बात करते हैं हम उद्गम की। तो उद्गम के लिए हम पूर्वी राजस्थान का डायग्राम बनाते हैं। इस नदी का जो उद्गम है वो जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से होता है। चलिए थोड़ा डायग्राम इसको बड़ा करते हैं। इसका उद्गम है जो जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से होता है। और इस बैराट शब्द को आपने सुना होगा, क्योंकि ये जो शब्द है ये प्राचीन कालीन सभ्यता स्थल बैराट से संबंधित है। तो जो सभ्यता विकसित हुई थी वो इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। अभी तक हम जैसे जैसे नदियों को पढ़ रहे हैं उनके किनारे विकसित होने वाली सभ्यताओं को भी देख रहे हैं। तो इस बाणगंगा नदी के किनारे बैराट की सभ्यता विकसित हुई थी। फिर ये बाणगंगा नदी उद्गम के बाद पूर्व दिशा में आगे की ओर बढ़ती है और आगे की ओर जैसे जैसे बढ़ती है तो यहाँ पर जयपुर में ही इस पर एक बांध का निर्माण किया गया है और इस बांध का नाम है रामगढ़ बांध। फिर इस बांध का निर्माण किया गया। इसके बाद ये पुनः पूर्व की ओर बढ़ती है और बाणगंगा नदी इसके बाद दौसा ज़िले में प्रवेश करती है और दौसा के बाद ये भरतपुर ज़िले में प्रवेश कर जाती है। और भरतपुर ज़िले में इसी नदी पर एक और बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है अजान बांध। यहाँ पे अजान बांध बना हुआ है। जिस प्रकार रामगढ़ बांध से जयपुर ज़िले को पेयजल आपूर्ति होती है, उसी प्रकार से अजान बांध से घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में है वहाँ पे जलापूर्ति इससे की जाती है। और भरतपुर से आगे ये नदी
प्राचीन काल में आगे निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती थी और उसके बाद ये अपनी यमुना नदी में मिल जाती थी। पर वर्तमान में ये यमुना में नहीं मिल पाती क्योंकि इसके अंदर जल की मात्रा कम है और ये यहीं पर राजस्थान उत्तर प्रदेश की सीमा पर ही विलुप्त हो जाती है। तो इस तरह से इस नदी को हम रुंडित नदी की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि पहले जल जा रहा था यमुना तक, अब वर्तमान में इसका जल यमुना में नहीं जाता है। इस प्राचीन मार्ग को हम इस तरह से एक डॉटेड लाइन द्वारा दिखा देते हैं, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद इसकी एक और ख़ास बात है कि इस नदी के द्वारा जो बांध बनाया गया है, अजान बांध, जब इस बांध में पानी की कमी आ जाती है तो इसके लिए एक नई योजना शुरू की गई थी, पांचना बांध। आप सबने सुना होगा पांचना बांध का नाम, जो कि करौली में निर्मित किया गया है गंभीरी नदी से। तो यहाँ से जलापूर्ति की जाती है इसके अंदर। तो इसको भी डायग्राम में हम दिखा देते हैं छोटे छोटे रूप में कि आपातकालीन परिस्थितियों में जो पांचना बांध है करौली में, इसको डिटेल में पढ़ेंगे करौली में, वहाँ से जलापूर्ति की जा रही है अजान बांध के अंदर। तो ये थी इस नदी के बारे में उद्गम की प्रमुख बातें। और जो अन्य फैक्चुअल चीज़ें हैं वो देखते हैं कि इसका जो अपवाह क्षेत्र है हमने 3 ही जगह देखा। एक तो ये बही जयपुर में, जयपुर के बाद ये गई दौसा में, और दौसा के बाद अंत में भरतपुर। तो 3 जिलों में ही इसका अपवाह क्षेत्र है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि इसकी कोई सहायक नदी नहीं है, ये स्वयं मुख्य नदी है जो अपने अनुसार ही आगे की ओर जाती है। तो ये बातें थी बाणगंगा नदी के बारे में, तो इसको ध्यान रखना है। बाणगंगा नदी को बांधों को लेकर ज़्यादा इसमें प्रश्न आने के चांस रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगली आंतरिक प्रवाह की नदी की, जिसमें हम अगली नदी लेते हैं साबी नदी। साबी नदी की बात करते हैं। तो साबी नदी के बारे में एक खास बात है कि इसका जो उद्गम है वो जयपुर और सीकर ज़िले की सीमा पर होता है, या जयपुर ज़िले और सीकर ज़िले में जो सीमा पे सेवर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से उसका उद्गम होता है। और यह नदी आंतरिक प्रवाह की एकमात्र ऐसी नदी है जो अपने उद्गम से उत्तर की ओर जाती है। देखिए अब तक हमने घग्गर को देखा, वो उत्तर से आ रही थी, जबकि साबी नदी उत्तर की ओर जाएगी। तो इसको देख लेते हैं। इस तरह से ये पूर्वी राजस्थान की बाउंड्री, और इसका जो उद्गम है वो सेवर की पहाड़ियों से उद्गम के बाद उत्तर दिशा की ओर इस नदी को जाना है। एकमात्र ऐसी नदी, आरएएस के इंटरव्यू में भी पूछा गया प्रश्न है कि ऐसी कौन सी नदी है जो अपने उद्गम से उत्तर की ओर जाती है, क्योंकि ये एक विचित्र बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो राजस्थान का ढाल है वो हमें दक्षिण की ओर मिलेगा या पूर्व की ओर मिलेगा, पर ये एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर जा रही है अपनी भू आकृतिक ढाल के कारण। तो जब ये उत्तर की ओर जा रही है तो अब इसमें दूसरी परत आती है कि यहाँ पे कौन सी प्राचीन सभ्यता स्थित है। तो यहाँ पर जो प्राचीन सभ्यता स्थल है वह है जयपुर के अंदर, उस स्थल का नाम है जोधपुरा। जो जोधपुरा सभ्यता है
उसका विकास इसी नदी के किनारे हुआ था। और इसकी खास बात क्या थी, यहाँ से हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए थे। यहाँ से हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए थे। और इस तरह से ये नदी फिर आगे की ओर, उत्तर की ओर चल जाती है और अलवर की सबसे बड़ी नदी भी यही नदी कहलाती है। और इसके बारे में जो फैक्चुअल चीज़ है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। उत्तर में इसका अंत होता है गुड़गांव मैदान में। हरियाणा में है जो। दूसरी बात, अलवर की सबसे बड़ी नदी है तो ये दो बातें इम्पोर्टेंट है। गुड़गांव मैदान उत्तर की ओर इसका अंत होता है और अलवर की सबसे बड़ी नदी। तो ये बात हुई साबी नदी की। अगली नदी की हम बात करते हैं इसमें, जो कि है रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी, जिसका एक और नाम है वराह नदी। रूपा रेल नदी को वराह नदी भी कहते हैं। इसका एक और नाम है लसवारी। अब देखिए, ये नदी अलवर ज़िले के थानागाजी तहसील की पहाड़ियों से निकलती है और उन पहाड़ियों का नाम है उदयनाथ की पहाड़ियाँ। और उसके बाद भरतपुर ज़िले में प्रवेश करती हैं और भरतपुर में ही ये विलीन हो जाती है। इस नदी को भरतपुर की लाइफ लाइन भी या जीवन रेखा भी कहते हैं और यहीं पर इस पर सीकरी बांध बना हुआ है। तो इस फैक्ट को हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो इस तरह से अलवर से इसका उद्गम और उन पहाड़ियों का नाम है उदयनाथ की पहाड़ियाँ। अलवर। इसके बाद इसका प्रवेश भरतपुर में और भरतपुर पे ही जो बांध बना हुआ है उसका नाम है सीकरी बांध। सीकरी बांध भरतपुर। और इसको भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि जो मोती झील है भरतपुर में वो रूपा रेल नदी द्वारा ही निर्मित की गई है, तो काफ़ी यूज़ होता है इस जल का। अब यहाँ पे एक फैक्ट और आता है, सुजान गंगा नहर। सुजान गंगा नहर क्या है? एक लिंक या चैनल है। लिंक या चैनल क्या होता है? जो दो जल राशियों को आपस में जोड़ता है। तो सुजान गंगा जो लिंक या कैनल चैनल है वो मोती झील और लोहागढ़ को जोड़ती है। तो ये फैक्ट भी यहाँ पे ध्यान रखना है। मोती झील का निर्माण
और जो सुजान गंगा लिंक है वो मोती झील को लोहागढ़ दुर्ग से जोड़ता है। ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग आपने नाम सुना ही होगा। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे मोती झील। और लास्ट लाइन कि ये भरतपुर की लाइफ लाइन कहलाती है। भरतपुर की जीवन रेखा। ठीक है, तो इस सारे फैक्ट को हम इस तरह से एक डायग्राम से छोटे से दिखा सकते हैं। उद्गम हुआ अलवर में, उसके बाद ये सीकरी बांध का निर्माण हुआ भरतपुर में, उसके बाद यहाँ पे इसके द्वारा मोती झील का भी निर्माण किया गया। और फिर मोती झील को, इस लिंक को हम इस तरह से दिखाते हैं, लोहागढ़ दुर्ग से जोड़ा गया। और ये जो जोड़ने वाली नहर है इसका नाम है सुजान गंगा नहर। तो ये बात थी रूपा रेल नदी के बारे में। अब रूपा रेल नदी के बारे में इतनी बात, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। और आगे इसमें अगली नदी आएगी जो कि सांभर में गिरती है। देखिए, जो सांभर झील है, सांभर झील का निर्माण कई नदियों के जल के कारण हुआ। इसमें जो जल की आपूर्ति है वो कई नदियों के द्वारा की जा रही है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई जगह प्रश्न आ चुके हैं। तो इन सभी नदियों को जो सांभर झील में जल ले जा रही है, इनको हम अलग ही हेडिंग में पढ़ेंगे कि सांभर झील की अंतःप्रवाही नदियाँ। सांभर झील की अंतःप्रवाही नदियाँ। तो इसको डायग्राम से हम समझ लेते हैं, बीच में बनाते हैं। तो ये हो गई सांभर झील। और सांभर झील का आपको पता है विस्तार 3 जिलों में है, जयपुर, नागौर और अजमेर। इसके बाद इसके अंदर जो जल आता है उन नदियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नागौर से कौन सी नदी यहाँ पे अपना जल लाती है। तो नागौर से खारी नदी आकर सांभर में गिरती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, कॉम्बिनेशन भी आता है और सांभर में पूछने वाली नदियों को वैसे ही पूछा जाता है। सीकर से बात करते हैं, यहाँ पर कौन सी नदी आकर मिलती है सांभर में, खंडेला नदी। फिर बात करते हैं जयपुर ज़िले की ही, जयपुर से यहाँ पे गिरती है मेथा नदी। मेढा नदी भी नाम है इसका। मेथा या मेढा नदी।
और अजमेर से इसमें गिरती है रूपनगढ़ नदी। तो ये सभी नदियाँ सांभर में आके गिरती हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, कौन सी नदी आ रही है, किस ज़िले से आ रही है और सांभर में इनके द्वारा जलापूर्ति बनाई जाती है। अब इसमें एक प्रश्न आ जाता है कि चारों नदियाँ गिर रही है तो सांभर में सर्वाधिक जो नमक जमा हो रहा है वो किस नदी के कारण हो रहा है। तो उसका आंसर आएगा आपका मेंथा या मेढा नदी, जो जयपुर की है। ये सांभर में सर्वाधिक जल जमा कर रही है। अब इन नदियों के बारे में एक छोटी छोटी सी बात। रूपनगढ़ नदी का उद्गम अजमेर में नाग पहाड़ी रिजर्व पे एक झील है, कुचिल झील, वहाँ से होता है। और यहीं पर निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ सलेमाबाद इसी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन फैक्ट को। रूपनगढ़ के पास ही निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है और ये सांभर में दक्षिण से प्रवेश करती है। अगली बात मेंथा नदी की। इस नदी का उद्गम जयपुर में हमने देखा ही है और ये नदी उत्तर दिशा से सांभर झील में गिरती है तथा नदी के किनारे पर ही यहाँ पे प्रसिद्ध एक जैन तीर्थ है जिसका नाम है लुणवा, जो कि नागौर में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं खंडेला नदी की। तो खंडेला नदी के बारे में कोई विशेष बात नहीं है, बस सीकर ज़िले से इसका प्रवेश हो जाता है और नागौर से इसमें खारी नदी आकर मिलती है। तो इन दो के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पे जैन तीर्थ स्थल स्थित है और वहाँ पे रूपनगढ़ में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थित है। जैन तीर्थ स्थल का नाम लिख लेते हैं लुणवा। तो ये बात हुई आंतरिक अपवाह की नदियों के बारे में। इसके बाद में अब शेष नदियाँ रह जाती हैं बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली। तो उनकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो इससे संबंधित कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।